1917 इंडिया। गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस स्वराज्य की मांग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के अत्याचार भारत में बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच कश्मीरी पंडितों के फैमिली में जन्म हुआ एक नन्ही गुड़िया का, जिनके पिताजी उस वक्त गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और आगे चलकर आज़ाद भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनने वाले थे। माँ और पिताजी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बिजी रहते थे। पिताजी एक्टिविस्ट के साथ कई बार जेल में दिन बिताते और माँ घायल एक्टिविस्ट का इलाज करने के लिए अपने ही पुश्तैनी घर में एक डिस्पेंसरी चलाती। घर की इकलौती बेटी होने के कारण उनका ज़्यादातर बचपन अकेलेपन में गुजरा। इसीलिए बचपन से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को बहुत करीब से देखा था। देश के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी उनको विरासत में ही मिली थी। 13 साल की उम्र में वो मंकी ब्रिगेड यानी वानर सेना में शामिल हुई। टीनेजर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका काम था भारत के आज़ादी से रिलेटेड पैम्पलेट्स को जगह जगह बांटना। जब वो बस 18 साल की थी तब उनकी माँ की तबीयत टीबी की वजह से खराब रहने लगी और पिताजी को जेल हो गई। ऐसी हालत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू परिवार की मदद की और कमला नेहरू को इलाज के लिए जर्मनी ले गए। फिर वहाँ बात नहीं बनी तो स्विट्जरलैंड इलाज हुआ और 1936 में मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। कमला नेहरू ने अपने जिस घर में कांग्रेस एक्टिविस्टों के इलाज के लिए डिस्पेंसरी खोली थी, आज उसी जगह प्रयागराज में उनके नाम पर एक नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल खड़ा है। माँ के गुजरने के बाद 19 साल की इंदिरा को ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ उनकी मुलाकात उनके फ्यूचर हस्बैंड फिरोज गांधी से हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब वो इंडिया वापस आई तब पूरे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर था। 26 साल की यंग इंदिरा ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उसी वजह से उन्हें 1 साल जेल में गुजारना पड़ा। बचपन से लाड़ प्यार से पली बड़ी इंदिरा के लिए ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। पर उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि उनके घर की कंफर्टेबल लाइफ से दूर जेल में वो आम लोगों से बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाई। आज़ादी मिलने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिताजी और देश के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी की अनऑफिशियल पर्सनल असिस्टेंट बन गई ताकि उनसे कुछ पॉलिटिक्स सीख पाए। फिर बाद में उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया और नेहरू जी की कैबिनेट में चीफ ऑफ स्टाफ भी। इंडियन पॉलिटिक्स के स्कॉलर्स का मानना है कि यही से इंडियन पॉलिटिक्स में परिवारवाद की शुरुआत हुई। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा लिखते हैं, भले ही नेहरू गांधी डायनास्टी ने इंडिया की डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया हो, पर उनकी इस पॉलिटिक्स की वजह से देश में नेपोटिज्म के कल्चर को बढ़ावा मिला। 1962 के लोकसभा इलेक्शन में पीएम नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक पूरी की, पर पार्टी का वोट शेयर 3% से कम हो गया और सीटों में 10 सीटों की गिरावट हुई। देश में कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ के रूप में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन खड़ा होने की प्रोसेस शुरू हो गई थी। पर किसे पता था कि इंडियन पॉलिटिक्स अब बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। हमारे 2 पीएम्स की एक के बाद एक डेथ होने वाली थी और बचपन से ही ज्यादातर चुप रहने वाली और कमजोर समझी जाने वाली इंदिरा भारत के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर बन के उभरने वाली थी। 1960 के बाद से ही कांग्रेस लीडर्स के सामने एक बड़ा सवाल था कि नेहरू जी के बाद कौन। नेहरू जी के बाद उस वक्त कांग्रेस में सबसे ताकतवर लीडर थे मोरारजी देसाई, पर उनकी प्रो बिजनेस विचारधारा की वजह से ना तो नेहरू उन्हें पसंद करते, ना ही द सिंडिकेट, द राइजिंग किंग मेकर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, एक रीजनल पॉलिटिशियंस और कांग्रेस लीडर्स का पावरफुल ग्रुप जिसकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर मजबूत पकड़ थी। इंडिविजुअली तो ये लीडर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, पर एक ग्रुप में वो किसी भी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते थे। अब इस सिंडिकेट को अच्छे से याद रखना, आगे चल के ये बहुत उथल पुथल मचाने वाले थे। सिंडिकेट के लीडर्स ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर नेहरू जी के बाद मोरारजी देसाई जैसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर पीएम बनता है तो वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसीलिए बड़ी चालाकी से फ्रेंडली नेचर वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम पद के लिए चुना गया। ये सिंडिकेट कैबिनेट में किसे जगह मिलनी चाहिए से लेकर देश में कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इन सब बातों में इंटरफेयर करता था। हालांकि शास्त्री जी कभी ओपनली सिंडिकेट के खिलाफ नहीं गए, पर पीएम बनते ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे जनता में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। आजादी के बाद भारत के सामने अगर सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम था तो वो था खाने का, फूड शॉर्टेज। देश में कई बार अकाल और खेती में लो प्रोडक्टिविटी की वजह से कई जगहों पर भुखमरी फैलने की घटनाएं होती रहती थी। ऐसे में शास्त्री जी ने देश की जनता से रिक्वेस्ट की कि वो हफ्ते में एक बार उपवास रखे ताकि वो खाना उन जगहों पर बांटा जा सके जहाँ भूख से लोग मर रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट को लोगों ने शास्त्रीय व्रत कहा और इतना रिस्पांस दिया कि हफ्ते में एक बार रेस्टोरेंट्स भी बंद रहने लगे। फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए 22 दिनों के वॉर को भी एफिशिएंटली हैंडल किया।
शास्त्री जी ने अपने कैबिनेट में इंदिरा गांधी को भी जगह दी, पर उनको उस वक्त पार्लियामेंट में बहुत कमजोर माना जाता था। कई बार तो वहां पर उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया गया। इस सारी पॉलिटिक्स से तंग आकर इंदिरा जी भारत छोड़कर इंग्लैंड में कुछ सालों के लिए शिफ्ट होने ही वाली थी कि शास्त्री जी की ताशकंद में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई और पीएम पद के लिए कांग्रेस लीडर्स में फिर से कंपटीशन शुरू हो गई। साल था 1966 और भारत देश को मिली पहली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी। अमेरिका के टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे इंदिरा गांधी के फोटो के साथ हेडलाइन लिखी थी, ट्रबल्ड इंडिया इन वुमेन्स हैंड। पीएम बनते ही इंदिरा गांधी ने सक्सेसफुली मिजोरम नेशनल फ्रंट अपराइजिंग को क्रश किया। उस वक्त मिजोरम आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। वहाँ का एक सेपरेटिस्ट ग्रुप इंडिपेंडेंट मिजोरम की डिमांड कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने कई गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अटैक भी किए। इसके अगले साल ही इलेक्शन आए। आज़ादी के बाद लगातार 3 बार सत्ता में आने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी भारत के फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई थी। देश अब तक खुद को लगने वाला खाना प्रोड्यूस करने में इनसफिशिएंट था। 1966 के बिहार फेमाइन में स्टारवेशन की वजह से लाखों जाने गई। इकोनॉमिस्ट वी.एम. दांडेकर की किताब इंडियाज फूड प्रॉब्लम को एक क्लासिक वर्क माना जाता है उस वक्त की फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को लेकर, और आज भी स्कॉलर्स उनके रिसर्च का इस्तेमाल इंडियन एग्रीकल्चर को अच्छी तरीके से समझने के लिए करते हैं। उनकी किताब में उन्होंने इंडिया की सिचुएशन 1964-65 में कितनी खराब थी इसके बारे में शॉकिंग आंकड़े रिवील किए थे। जैसे कि इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन तब 85 मिलियन टन था, पर डिमांड थी 110 मिलियन की। वही दूसरी तरफ पॉपुलेशन हर साल 2.2% से बढ़ रही थी। किसानों के लिए खेती करने के लिए लगने वाला खर्चा भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से खेती प्रॉफिटेबल नहीं थी। पर हेक्टर यील्ड भी देश में काफी कम थी। करोड़ों खर्च करके इंडिया में हर साल 10 से 15 मिलियन टन फूड ग्रेन्स बाहर से एक्सपोर्ट किए जाते थे और देश की 60% जनता मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रही थी। ऐसे में आए 1967 के इलेक्शंस, जिनको जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी से कई आवाजें उठ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पहली बार इलेक्शन में रिप्रेजेंट किया और कांग्रेस चौथी बार जीत भी गई, पर उनकी सीटें काफी कम हो गई। शुरुआत के कुछ सालों में एज अ पीएम इंदिरा गांधी बहुत नर्वस दिखाई देती थी। स्पीच देते वक्त या फिर पार्लियामेंट में बजट पेश करते वक्त उनके आवाज में हमेशा नर्वसनेस रहती थी। राम मनोहर लोहिया जैसे अपोजिशन लीडर ने उनको गूंगी गुड़िया बोल दिया था। प्रेस वाले हो, अपोजिशन वाले हो या फिर खुद के पार्टी के लोग उनको इसी नाम से चिढ़ाते थे। कांग्रेस लीडर के सिंडिकेट का भी उन पर दबाव बना रहता था। हर पॉलिसी को वो अपोज करते थे। ऐसे में उन्होंने एक अलग ही पॉलिटिकल गेम खेलने का डिसाइड किया। पार्लियामेंट और पार्टी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ उन्होंने आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने कई प्रो पब्लिक सोशलिस्ट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड किया। शुरुआत की एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन से। हालांकि इसकी शुरुआत शास्त्री जी के टेन्योर में ही हो गई थी, पर इंदिरा जी के टेन्योर में कई और इम्प्रूवमेंट्स लाई गई। उन्होंने इंडियन साइंटिस्ट को इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी से कोलैबोरेट करने के लिए कहा और इंडियन फार्मर्स को नई वेराइटीज के क्रॉप्स और HVY सीड और मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को एम्ब्रेस करने के लिए एनकरेज किया। इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि पंजाब जैसा एक अकेला स्टेट देश का 70% फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने लगा और किसानों की इनकम 70% से बढ़ गई। इंडिया अनाज के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया। लोग कहते थे कि भारत अपनी जनता को कभी भी नहीं खिला सकेगा, लेकिन आपको मालूम है 12 करोड़ टन पैदा हुआ है। और इस साल हमारी कठिनाई ये नहीं थी कि अनाज नहीं है, ये कठिनाई थी कि उसको रखें कैसे। हालांकि इस नए खेती के तरीके में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होने के कारण सॉइल फर्टिलिटी और एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पर उस वक्त इसी की मदद से इंडिया ने अपने फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इंदिरा गांधी ने इसके सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए 1968 में एक स्टैम्प भी रिलीज किया। फिर इसके बाद उन्होंने 14 बड़ी बैंक्स को नेशनलाइज करने का डिसीजन अपने फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई को कंसल्ट के लिए बिना ही ले लिया और राजघरानों को मिलने वाली पेंशन यानी प्रिवी पर्स को भी बंद करने वाली थी। ये सारे डिसीजंस ऑलरेडी उन्होंने सीनियर कांग्रेस लीडर्स के सिंडिकेट के खिलाफ जाकर लिए थे, और वो बस इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा किया, वी गिरी।
जिनको उन्होंने इलेक्शन जिताकर प्रेसिडेंट भी बनाया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि उनको पार्टी प्रेसिडेंट ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। जवाब में इंदिरा जी ने खुद की कांग्रेस फैक्शन बनाई और मेजोरिटी ऑफ एमपीज को भी अपने साथ मिला लिया। कांग्रेस की इस डिवीजन के बाद इंदिरा गांधी मेजोरिटी तो खो बैठी थी, पर फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके जैसी रीजनल पार्टी के सपोर्ट से 1971 तक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बनी रही। 71 के इलेक्शन के एक साल पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में राजघरानों को मिलने वाली पेंशन को बंद करने का प्रस्ताव रखा, जो लोकसभा में तो पास हो गया पर राज्यसभा में नहीं हो पाया। ये वो पैसा था जो उन प्रिंसली स्टेट्स के रॉयल फैमिलीज को मिलता था जो भारत में शामिल हुई थी। इंदिरा गांधी का कहना था कि ऐसी सिस्टम को इंडिया जैसी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है, ये पैसा गरीबों के काम आ सकता है। इसके अगेंस्ट पुरानी कांग्रेस के सिंडिकेट ने कहा कि ये पेमेंट्स चलते ही रहने चाहिए, क्योंकि नेहरू और सरदार पटेल जी ने इसका वादा किया था। अब जनता के दिमाग में ये बात तो बैठ गई थी कि इंदिरा गांधी ही सिर्फ गरीबों के हक की बात कर रही है, बाकी सारे तो अमीर राजघरानों के साथ खड़े हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन में अपोजिशन ने इंदिरा हटाओ का नारा लगाया, जिसका जवाब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे से दिया। देश की आम जनता के हित में सोचने वाली लीडर की इमेज अब इंदिरा जी की बन गई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि 71 के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी की कांग्रेस भारी बहुमत से चुन कर आ गई। याद है वो सिंडिकेट जो इंदिरा जी को कंट्रोल करना चाहता था? उसी सिंडिकेट के कई सारे लीडर्स इस इलेक्शन में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। पावर में आते ही उन्होंने एज प्रॉमिस्ड राजघरानों के पेमेंट्स बंद करवा दिए। उनके फर्स्ट टेन्योर के दौरान इंडिया में काफ़ी हद तक प्रोग्रेस आई, जिसके एग्जैक्ट आंकड़े सोर्सेस के साथ आपके सामने हैं। 65 से लेकर 70 तक पॉवर्टी रेट 10% से कम हुआ, मिडिल क्लास पॉपुलेशन 2 गुना हुई, गवर्नमेंट जॉब्स में काम करने वालों की संख्या बढ़ी, इंडिया फूड इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर बन गया। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। अब डोमेस्टिक लेवल पर इंडिया अच्छी तरक्की कर रहा था, पर इससे शायद हमारे पड़ोसी खुश नहीं थे। आज़ादी के 20 साल बाद भी इंडिया का ये रीजन पॉलिटिकली निग्लेक्टेड रहा। नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश, और इसी बात का चाइना फायदा उठाना चाहता था। अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा लिखते हैं, पीएम नेहरू की नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी पैटर्नलिज्म और निग्लेक्ट से भरी हुई थी, यानी उनके सारे डिसीजन तो गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन इकोनॉमिकली नॉर्थ ईस्ट को निग्लेक्ट किया जाता। वही न्यूयॉर्क कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर संजीव बरुआ लिखते हैं, नेहरू गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, पर बदले में इस रीजन की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं किया। यही कारण था कि इस रीजन में कई सारी मिलिट्री इंसर्जेंसीज हुई, जिनसे इंडियन आर्मी को डील करना पड़ा। ब्रिगेडियर जेपी दलवी अपनी किताब द हिमालयन ब्लंडर में लिखते हैं, गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के डेवलपमेंट को निग्लेक्ट किया, इसीलिए यहाँ के लोगों को एलियनेटेड फील हुआ और भारत से अलग होने की भावनाएं जागी, जिसे चाइना ने काफी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। पर इंदिरा जी की सोच थोड़ी अलग थी। पावर में आते ही उन्होंने नेफा को रीऑर्गेनाइज किया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को स्टेटहुड ग्रांट किया और अरुणाचल प्रदेश बना यूनियन टेरिटरी। जर्नलिस्ट बीजी वर्गीस लिखते हैं, इंदिरा गांधी की नेफा पॉलिसी नेशनल इंटीग्रेशन और चाइना जैसे एक्सटर्नल थ्रेट से डील करने के लिए बनी थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। दुनिया के बड़े बड़े देश बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका और फ्रांस पाकिस्तान को खुलेआम वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था, जिनका इस्तेमाल इनोसेंट बंगालीज की हत्या करने के लिए हो रहा था। इस इशू पर अमेरिकन पॉलिटिक्स के प्रोफेसर गैरी जे बैस ने अपनी किताब में खुलकर उस वक्त के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया है और उन्हें लाखों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ही नहीं, चाइना ने भी पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएन रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया, जिसमें सीज फायर और पाकिस्तान मिलिट्री को बांग्लादेश से बाहर करने की मांग की गई थी। ऐसे वक्त में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के सपोर्ट में बड़े बड़े देशों से दुश्मनी लेकर बिना डरे पार्लियामेंट में स्पीचेस दी और इंडियन आर्मी की मदद से 13 दिनों की लड़ाई लड़कर ये इंश्योर किया कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। The Indian army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides, and if you don't surrender, you will be killed unmercifully. Bangladesh is free. The people of Bangladesh are free. वॉर के एंड में पाकिस्तान आर्मी का इंडिया के सामने सरेंडर हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर माना जाता है। इंदिरा जी ने निडर होकर बिना यूएस सैंक्शंस की चिंता किए इस वॉर में बांग्लादेश का साथ दिया। Well, surely that the massacre there stops, the rape stops.
Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? उन्होंने देश की सेना का नेतृत्व कर महिलाओं से जुड़े सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया। जिन्हें कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था वो अब आयरन लेडी बन गई थी। इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अपोजिशन लीडर्स ने भी उनके इस काम की सराहना की। इस वॉर के एक साल बाद इंदिरा गांधी ने यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक आइकॉनिक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। भारत जैसे सारे डेवलपिंग कंट्रीज में एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई लोगों की बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हुई है। जो डेवलप कंट्रीज है उनकी एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वही के लोग ज़्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। ऐसे बड़े देशों के पास इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। पर उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस का कोऑपरेशन ज़रूरी है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया ने अपनी प्लानिंग प्रोसेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की गई, जिसके तहत कई स्टेप्स लिए गए, जिनमें शामिल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर और वाटर एक्ट 1974। इसके साथ ही स्टेट और सेंट्रल लेवल पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया, जो देश में होने वाले इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को मॉनिटर करता है। 1974 इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भारत का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को कंडक्ट किया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा इंडिया इकलौता ऐसा देश बना जिसने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया। ये ऑपरेशन इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने की तरफ पहला कदम था। इस कदम से इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी भारत में इतनी बढ़ गई थी कि कई अपोजिशन लीडर्स भी उनकी तारीफ करते। पर इस न्यूक्लियर टेस्ट के बस एक साल बाद इंदिरा गांधी भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप लेने वाली थी। 1971 में अपोजिशन के एक लीडर राज नारायण ने इंदिरा जी के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन पर इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया गया। 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को इस केस में दोषी करार देते हुए उनको पार्लियामेंट की सीट खाली करने के लिए कहा और उन पर 6 साल कोई भी इलेक्शन ना लड़ने का बैन लगा दिया। इस पर इंदिरा जी का ये कहना था कि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने फंडिंग वगैरह इकट्ठा की है, उसी तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है, और उन्होंने रिजाइन करने से सख्त मना कर दिया। उनका ये मानना था कि लोगों ने चुनी हुई गवर्नमेंट को कोर्ट ऑर्डर से नहीं हटाया जा सकता। इसके सपोर्ट में उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी भी उनके पीछे खड़ी हो गई और फिर देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई, जो 21 महीनों तक चली, जिसमें आम जनता को बहुत अत्याचार सहने पड़े। इकोनॉमिस्ट पी.एन. धर, जो इंदिरा जी के क्लोज एडवाइजर्स में से एक थे, उन्होंने अपनी किताब में एक्नॉलेज किया कि इमरजेंसी के वक्त जो भी एट्रोसिटीज हुई वो अनजस्टिफाइड थी। पर उन्होंने इंदिरा गांधी का पर्सपेक्टिव भी सामने रखा, ये लिखते हुए कि उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट के वर्डिक्ट को अपोजिशन लीडर्स की एक चाल समझा उनकी गवर्नमेंट गिराने के लिए। कई स्कॉलर्स का इस बात पर एक मत है कि उनके इमरजेंसी लागू करने के डिसीजन के पीछे उनके बेटे संजय गांधी का एक बड़ा रोल था। पर इस इमरजेंसी का बुरा इफेक्ट इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी पर पड़ा। प्रेस को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के बावजूद भी वो लोगों के ओपिनियन को कंट्रोल नहीं कर पाई। साथ ही इंटरनेशनल लीडर्स और कई खुद की पार्टी के लीडर्स का प्रेशर भी इमरजेंसी के खिलाफ था। इन सब के चलते उन्होंने 1977 में इमरजेंसी हटाते हुए इलेक्शंस की घोषणा की। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को हराने के लिए पूरा अपोजिशन एक हो गया और एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। आम लोगों में भी इमरजेंसी के बारे में बहुत गुस्सा था और इसी का नतीजा ये हुआ कि 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी की ब्लॉकबस्टर जीत हुई। 544 सीटों में से 295 सीट पर जीतकर कांग्रेस को यूपी, बिहार, पंजाब और दिल्ली जैसे बड़े राज्यों से एक भी सीट नहीं मिली। और बस यही नहीं, इंदिरा गांधी अपनी रायबरेली की खुद की सीट पर भी हार गई, वो भी राज नारायण से, जिन्होंने उनके खिलाफ पिटीशन फाइल की थी। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने, पर आपस में ही लड़ाई झगड़े की वजह से ये कोएलिशन गवर्नमेंट ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 3 साल बाद फिर से 1980 में इलेक्शन कंडक्ट किए गए। क्या कमजोर सरकार इनसे लड़ सकती है? क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है, वो गरीबों को सुरक्षित रख सकती है? इस बार इंदिरा गांधी ने कैंपेनिंग के समय इमरजेंसी के लिए जनता से माफी मांगी और लोगों को भी जनता पार्टी की गवर्नमेंट का हाल देखकर ये लगा कि इंदिरा जी के अलावा कोई स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकता और इंदिरा गांधी एक बार फिर बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत गई। पर ये इलेक्शन उनकी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होने वाला था। 1950 में पंजाब के अकाली दल ने पंजाबी सूबा मूवमेंट को लॉन्च किया था, जिसमें पंजाबी स्पीकिंग लोगों के ऑटोनॉमस रीजन की मांग की गई।
इस मूवमेंट को 1955 तक उस वक्त की गवर्नमेंट क्रश करने में कामयाब रही, पर अकाली दल 1967 में पंजाब में पावर में आने के बाद इन डिमांड्स ने एक बार फिर सर बाहर निकाला। फिर 1982 में जर्नैल सिंह भिंद्रेवाला ने अकाली दल को ज्वाइन करके इन्हीं डिमांड से रिलेटेड मूवमेंट को इंटेंसिफाई किया और खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत हुई। भिंद्रेवाला ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड की। ये रिजोल्यूशन 1973 में अकाली दल के द्वारा पास किया गया था, जिसमें पंजाब की ज्यादा ऑटोनॉमी, सिख धर्म और कल्चर के प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक राइट्स की मांग की गई थी। भिंद्रेवाला ने गोल्डन टेम्पल से अपने स्पीचेस के जरिए सिख कम्युनिटी के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। गोल्डन टेम्पल को कैप्चर करके भिंद्रेवाला ने सिख रिलीजन के पवित्र स्थल को मिलिट्री बेस में ट्रांसफॉर्म किया था, जो कि उस वक्त एक हाईली कंट्रोवर्शियल मूव था। उसे पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जो 7 दिनों तक चला। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में एंटर करके जर्नैल भिंद्रेवाला और उनके आर्म्ड सपोर्टर्स का एनकाउंटर किया। इन सब में गोल्डन टेम्पल का काफी डैमेज हुआ और कई लोग मारे गए, जिससे सिख कम्युनिटी के लोग काफी नाराज थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी का रिमेनिंग टेन्योर काफी टफ हो गया था। देश भर में एंटी सिख राइट्स फैल गए थे, जो दिल्ली और दूसरे एरियाज में सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट थे। बीजेपी लीडर LK आडवाणी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय कंट्री माय लाइफ में इस ऑपरेशन को दुखद लेकिन जरूरी बताया है और लिखा है कि ये ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जरूरी था। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई और चॉइस नहीं थी। इंदिरा गांधी के लिए ये ऑपरेशन उनके लीडरशिप का एक सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था, जो एक तरह से उनकी जिंदगी और पॉलिटिकल करियर दोनों का ही अंत बन गया। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और BN सिंह ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने अपनी 1990 की किताब में इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग विल, डिटर्मिनेशन और रिस्क लेने की अच्छी क्षमता से कैरेक्टराइज किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर थी, जो कभी बोल्ड डिसीजंस लेने में हिचकिचाती ना। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सारे सोर्सेस का एक PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर उस बुक के कोट्स जो हमने इस रिसर्च के दौरान पढ़ी है। इस चैनल पर हम ऐसे ही वेल रिसर्च्ड वीडियोस हर हफ्ते अपलोड करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And thank you for watching.